नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी यानी भारतीय भूगोल। कुल 10 सवाल हैं, हर सही आंसर पर 1 मार्क मिलेगा और एक सरप्राइज आज के बेस्ट स्कोरर को मिलेगा हमारे एक कोर्स का फ्री एक्सेस, तो एंड तक जरूर रुकिए। चलिए शुरू करते हैं। अब आता है सवाल नंबर 1। जलीय बायोम एक्वाटिक बायोमी को मुख्यतः किन 2 वर्गों में बांटा जाता है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए अलवंजल, मीठा और समुद्री। ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय। ऑप्शन सी टुंड्रा और घासस्थल। ऑप्शन डी कोनधारी और पर्णपाती। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी अलवंजल, मीठा और समुद्री। अब इसे समझते हैं। जलीय बायोम को अलवंजल झील, नदी, धारा, जलाक्रांत भूमि और समुद्री महासागर, प्रवाल भित्ति, लैगून, ज्वारीय कच्छ में बांटा जाता है। अलवंजल समुदाय झीलों, नदियों में और समुद्री समुदाय भिन्न लवणताओं वाले प्रवाल कच्छ क्षेत्रों में रहते हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 2 ध्यान से सुनिए। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना टिस्को 1907 में साकची में शुरू हुआ। बाद में साकची का नाम बदलकर क्या रखा गया? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए भिलाई, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी राउरकेला, ऑप्शन डी बर्नपुर। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी जमशेदपुर। अब इसे समझते हैं। टिस्को टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी 1907 में सुवर्णरेखा और खरकई के संगम के पास साकची, झारखंड में आरंभ हुई। साकची को बाद में जमशेदपुर कहा गया। 1947 से पहले देश में यही एकमात्र लौह इस्पात कारखाना था। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 3। कक्षा 6 की भूगोल पाठ्य पुस्तक के अनुसार विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए चेरापूंजी, मेघालय, ऑप्शन बी द्रास, लद्दाख, ऑप्शन सी मौसिनराम, मेघालय, ऑप्शन डी जैसलमेर, राजस्थान। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी मौसिनराम, मेघालय। अब इसे समझते हैं। मेघालय का मौसिनराम विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। इसके विपरीत राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर अत्यंत गर्म और जम्मू कश्मीर के द्रास, कारगिल अत्यंत ठंडे हैं। मुंबई, कोलकाता तटीय होने के कारण आर्द्र और समशीतोष्ण हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 4। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के अनुसार भारत में लगभग कितनी भूमि बाढ़ प्रवण मानी गई है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 40 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन बी 40 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन सी 4 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन डी 4 करोड़ हेक्टेयर। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और हाँ, अब तक आपने कितने आउट ऑफ 4 सही किए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी 4 करोड़ हेक्टेयर। अब इसे समझते हैं। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने भारत में 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि को बाढ़ प्रवण माना है। असम, पश्चिम बंगाल और बिहार सर्वाधिक बाढ़ प्रवण राज्यों में हैं। पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा को भी अचानक आने वाली बाढ़ झेलनी पड़ती है। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? यह तथ्य किसी छड़ी की छाया से उत्तर दक्षिण रेखा निकालने में काम आता है। अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन बी पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन डी दक्षिण से उत्तर।
आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी पश्चिम से पूर्व। अब इसे समझते हैं, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है। सूर्योदय पर छड़ी की पहली छाया स्थान इसी कारण पश्चिम की ओर पड़ती है। 15 मिनट बाद दूसरा निशान लगाकर दोनों को जोड़ने पर लगभग पूर्व पश्चिम रेखा मिलती है। पहला निशान बाएं और दूसरा दाहिनी ओर रखकर खड़े होने पर मुख उत्तर की ओर होता है। तो याद रखिए ये पॉइंट। अब आता है सवाल नंबर 6। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को सामान्यतः और किस नाम से जाना जाता है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए कोनधारी वन, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ऑप्शन सी भूमध्य सागरीय झाड़ी, ऑप्शन डी टुंड्रा वन। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अब इसे समझते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को उष्णकटिबंधीय वर्षावन भी कहते हैं। ये भूमध्य रेखा एवं कर्क मकर रेखाओं के निकट के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां साल भर गर्मी और अत्यधिक वर्षा होती है। शुष्क ऋतु न होने के कारण पेड़ अपनी सभी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 7 ध्यान से सुनिए। आग्नेय और कायांतरित चट्टानों की दरारों संधियों में पाए जाने वाले खनिज छोटे स्थानों पर शिराएं वेन्स कहलाते हैं, बड़े स्थानों पर वे क्या कहलाते हैं? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए परतें बेड़, ऑप्शन बी अनुप्रयुक्त निक्षेप लेसर, ऑप्शन सी लोड, ऑप्शन डी अपलूवियल निक्षेप। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी लोड। अब इसे समझते हैं, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों की दरारों संधियों भ्रंशों या जोड़ों में खनिज मिल सकते हैं। छोटे स्थानों पर पाए जाने वाले निक्षेप शिराएं वेन्स और बड़े स्थानों पर पाए जाने वाले लोड कहलाते हैं। ये अधिकतर तरल पिघले खनिज के दरारों से ऊपर आने पर बनते हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 8। लगभग कितने देश निम्न स्तर के मानव विकास वाले के रूप में दर्ज हैं, जो प्रायः गृह युद्ध, अकाल या उच्च रोग प्रकोप से जुड़े होते हैं? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए लगभग 14, ऑप्शन बी लगभग 91, ऑप्शन सी लगभग 141, ऑप्शन डी लगभग 41। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और दोस्तों, यहां तक का आपका स्कोर क्या रहा? आउट ऑफ 8 में कितने सही? कमेंट्स में शेयर कीजिए। बेस्ट स्कोरर को फ्री कोर्स मिलने वाला है, याद रखिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी लगभग 41। अब इसे समझते हैं, लगभग 41 देश निम्न मानव विकास स्तर वाले के रूप में दर्ज हैं। इनमें बड़ा हिस्सा छोटे देशों का है, जो राजनीतिक उथल पुथल, गृह युद्ध, अकाल या रोग प्रकोप झेल रहे हैं। उच्च एचडीआई वाले देश सामाजिक क्षेत्रों में अधिक निवेश करते हैं और इस तरह की अस्थिरता से प्रायः मुक्त रहते हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 9। मानव भूगोल के अंतर्गत निर्वाचन भूगोल किस सहोदर अनुशासन से सर्वाधिक जुड़ता है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए जनसांख्यिकी, ऑप्शन बी नृविज्ञान, ऑप्शन सी मत परिणाम शास्त्र स्फोलॉजी, ऑप्शन डी संसाधन अर्थशास्त्र। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी मत परिणाम शास्त्र स्फोलॉजी।
अब इसे समझते हैं। मानव भूगोल की उपशाखाओं और सहोदर अनुशासनों की तालिका के अनुसार निर्वाचन भूगोल का जुड़ाव मत परिणाम शास्त्र स्फोलॉजी से, जनसंख्या भूगोल का जनसांख्यिकी से, सांस्कृतिक भूगोल का नृविज्ञान से और संसाधन भूगोल का संसाधन अर्थशास्त्र से होता है। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। निम्न संरक्षण नीतियों में कौन सी सामुदायिक भागीदारी से सीधे नहीं जुड़ती? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए संयुक्त वन प्रबंधन, ऑप्शन बी वन्यजीव अभयारण्यों का सीमांकन, ऑप्शन सी बीज बचाओ आंदोलन, ऑप्शन डी चिपको आंदोलन। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी वन्यजीव अभयारण्यों का सीमांकन। अब इसे समझते हैं। संयुक्त वन प्रबंधन, बीज बचाओ आंदोलन और चिपको आंदोलन तीनों ही सामुदायिक नेतृत्व वाली संरक्षण नीतियां हैं। इसके विपरीत वन्यजीव अभयारण्यों का सीमांकन एक प्रशासनिक विधिक कदम है, जिसमें समुदाय की भागीदारी सीधे नहीं होती। तो याद रखिए ये पॉइंट। तो दोस्तों, आज की क्विज यहीं खत्म होती है। Mention your score in the comment section और the best scorer overall will get access to a course। तो अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखिए। आउट ऑफ 10 में कितने सही हुए। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।